नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मेरी कामना है। और मैं आपके लिए पुराने पेपरों को लेकर आया हूँ, जिनमें से यह जो पेपर है वो 19 दिसंबर 2017 को आयोजित हुआ था, जो कि तृतीय पाली में हुआ था। इससे पहले भी मैं कुछ प्रश्न पत्र डाल चुका हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आइए इनका आज हम व्याख्यात्मक हल देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, अब इसमें प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है पुनरुक्ति, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन है उपमा और चौथा ऑप्शन है श्लेष। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, और अगर यहाँ दिया होता पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा तो यहाँ लुप्त उपमा हो जाता। कैसे हो जाता वो देखिए कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, यहाँ उपमेय तो दिया है आशीर्वाद, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे की जाती है उपमान। तो ये उपमेय क्यों, ये उपमान है आशीर्वाद। उपमान दिया है, सावाचक दिया हुआ है, साधारण धर्म, माथे पर छाया होना। ठीक है, जैसे आशीर्वाद छाया रहता है माथे पर, ठीक है, वैसे ही क्या चीज़ छाई हुई है, किसके बारे में तुलना की जा रही है वो यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए यह उपमा अलंकार है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या क्या है 2, छोटा रिक्त स्थान कितना अक्कड़ है और बड़ा भाई उतना ही रिक्त स्थान। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला ऑप्शन है भाई या मंथर, दूसरा है भाई मंदर, तीसरा है भाई भद्र और चौथा है भाई मंद्र। लगाइए इसमें। हाँ जी, यहाँ दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि छोटा भाई कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। ठीक है, सुशील बोलते हैं जिसको कहा जाए। अच्छा, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। देख लेते हैं कौन सा शुद्ध नहीं है। पहला है हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। दूसरा है मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। तीसरा है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। और चौथा है एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपको अशुद्ध लग रहा है। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ठीक है, आंतें साफ कर सकते हैं, ये शब्द यहाँ पर व्यर्थ में आया हुआ है, या इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द होना चाहिए था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। देखिए मैंने बताया था आपको कि विभक्ति सहित भी पूछ सकता है, विभक्ति रहित भी पूछ सकता है। अगर विभक्ति सहित होता, वो विभक्ति रहित होता तो गौएं हो जाता, लेकिन यहाँ पर होगा गौ। ठीक है, तो गौ कहाँ दिया हुआ है वो आप देखिए, चौथे ऑप्शन में गौ से। ठीक है, तो चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। व्याज निंदा अलंकार, व्याज स्तुति, विभावना या विशेषयोक्ति। हाँ जी बताइए। देखिए अलंकारों पे जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और जहाँ तक हो सकेगा आपको अधिक से अधिक अलंकार कराने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। पांचवें की यदि बात करी जाए तो यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। अब ब्याज स्तुति क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ब्याज की बात करी जाए तो ब्याज का अर्थ होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, बहाना। ठीक है, अब यहाँ पर स्तुति करने की बात नहीं है, यहाँ कहने का मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। देखिए जहाँ पर निंदा की जाए
या निंदा के बहाने से स्तुति की जाए, यानी कि देखने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है, लेकिन असल में क्या की जा रही हो, स्तुति, अर्थात बड़ाई करी जा रही हो, प्रशंसा करी जा रही हो, वहाँ पर क्या होता है, व्याज स्तुति होता है। और यही उल्टा है कि जहाँ प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा करी जाए अर्थात बुराई करी जाए, वहाँ ब्याज निंदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, तो यह ऐसा लग रहा है जैसे गंगा के बारे में उल्टी सीधी बात बोली जा रही है, लेकिन असल में ये गंगा की स्तुति की जा रही है अर्थात प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ प्रशंसा की जाए वहाँ स्तुति होती है। ठीक है, तो 5वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, बताइए आप। सुमति, मतवैद्य, कुमति, सम्मति। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। मंतव्य का समानार्थी होता है सम्मति। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां क्या है कि एक व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। दूसरा है यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तीसरा है कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। और डी है आपका गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। इसमें से हमें शुद्ध देखना है, अशुद्ध नहीं। क्या देखना है, शुद्ध देखना है। तो शुद्ध बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ शुद्ध कौन सा है। सबसे पहले हम डी ऑप्शन देखते हैं। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, तो होने को हुई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बताइए। वर्षा शुरू, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू हो गई, ये होना चाहिए था। चलिए, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, तीर्थ यात्रा नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं ए ऑप्शन पे। विश्वनाथ, विश्वनाथ होता है, विश्वनाथ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो बच कौन सा गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से बी ऑप्शन शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। चलिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां क्या है कि त्रुटि का चयन करना है कि जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। इनमें से किस भाग में त्रुटि है वो बतानी है। ठीक है, विधाता के हाथ में है। ठीक है, तो विधाता के हाथ में, इसमें भी कमी नहीं है। ठीक है, विधाता भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं है ये भी सही है। तो जीवन और मरण में देखते हैं कमी क्या है। असल में मरण होता है, मरण नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, मरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां क्या है, ये एक लोकोक्ति है, इसको पूरा करना है। हिंदी ना फारसी लाल जी की रिक्त स्थान सही विकल्प का चयन करें। हाँ जी, आलसी, हुलासी, बनारसी या मशालची। देखिए ये कॉमन सेंस से प्रश्न हल होगा आपका बहुत आसानी से। कैसे, देखिए हिंदी ना फारसी लाला जी की बनारसी। देखो ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाएं हैं, तो इसमें से भाषा कौन सी है, बनारसी। तो हिंदी ना फारसी लाला जी की बनारसी, तो 9वें का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। पद्मश्री नहीं, आप पद्मश्री है। ठीक है, पद्मश्री। चलिए पहला है हरिशंकर परसाई, बी है महादेवी वर्मा, सी है मालती जोशी और डी है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। लगाइए आप। चलिए बात करते हैं। देखिए जिस पुस्तक से मैंने ये प्रश्न पत्र लिया है उन्होंने महादेवी वर्मा को पद्मश्री पुरस्कार या इस प्रश्न का सही उत्तर माना है। लेकिन अगर मैं अपने अनुसार बात करूं तो हरिशंकर परसाई जी को पद्मश्री नहीं मिला, मालती जोशी जी को मिला है लेकिन 2008 में मिला है और ये पेपर आया है 2017 में। तो इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद बात करी जाए तो विद्यानिवास मिश्र जी को सन 1987 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही होगा। और महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री नहीं पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है लेकिन पद्मश्री नहीं दिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें का डी। चलिए 11वां प्रश्न। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत रिक्त स्थान की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं।
11वें का आपका कौन सा लगाते हैं? बुनियाद, नजरिए, कारीगर, प्रतिष्ठान, ईंट, बुनियाद, जड़ व विचार। हाँ जी, 11वें का देखते हैं। 11वें का ए सही है। देखिए, जिस प्रकार मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की आवश्यकता ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिया होता है। ठीक है, साफ बुनियाद नहीं होती, साफ प्रतिष्ठान नहीं होता, साफ विचार हो नहीं होते। ठीक है, तो साफ क्या होगा? नज़रिया होगा। तो इसका 11वें का ए सही हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न पे। 12वां क्या कह रहा है कि निम्न में सही शब्द चुनिए। इसको तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो सही हो ही जाएगा। ए बी सी डी आप लगाइए, सही शब्द चुनना है आपको। हाँ जी, चलिए देखते हैं। इसमें 12वें का ए सही है, आदर्श। ये लिख रहा है आदर्श, ये लिख रहा है आदर्श, और ये लिख रहा है आदर्शा। तो देख लीजिए कि ये रेफ रा है, और ये रेफ रा आधे रा को सूचित करता है, और जिस स्थान पर इस आधे रा का उच्चारण होता है तो उससे अगले वाले व्यंजन के ऊपर ये रेफ रूप में लग जाता है, जैसा कि यहाँ है। तो आदर और श, तो आदर्श बोलेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा, ये तो आप कर ही दोगे, सखा मित्र होता है, तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। विशेषण होगा यह, ठीक है, प्रयुक्त विशेषण पहचानना है। ठीक है, या व्याकरण शब्द नहीं, या विशेषण होगा। ठीक है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण को पहचानना है। तो आटे में थोड़ा नमक, नमक की विशेषता थोड़े से बताई जा रही है, तो अब आपको बताना है ऑप्शन संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रत्येक बोधक, अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ जी, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ देखेंगे तो आप नमक को गिना नहीं जा सकता। अगर नमक को गिना नहीं जा सकता तो इसको केवल मापा तोला जाता है, और माप तोल में इसकी निश्चित मात्रा ना बताते हुए अनिश्चित मात्रा बताई जा रही है, थोड़ा। थोड़ा का मतलब कितना नमक, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है? चादर, चादर, चदराओं, चादरों और चादरें। आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, यहाँ पर चादर का जो बहुवचन है वो चादरें होगा, और यदि इसी चादर शब्द के साथ में कोई कारक विभक्ति दी होती तो यहाँ पर इसका बहुवचन चादरों हो जाता। या ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता कि चादर का त्रियक बहुवचन क्या होगा, तो चादर का त्रियक बहुवचन चादरों होता है, और चादर का सामान्य बहुवचन चादरें होता है। ठीक है, चलिए त्रियक का मतलब टेढ़ा या उल्टा। ठीक है, चलिए 16वां, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय के साथ, राम के साथ, मान के साथ, या रण के साथ। लगा लगा के देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अप के साथ में लग जाएगा, अप लग जाएगा, मान के साथ तो शब्द बनेगा अपमान। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए हुए में कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? घड़ियां गिनना, बताइए। बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना, या मृत्यु का समय दूर होना। हाँ जी, 17वें का आप बताइए। हाँ जी, देखते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ठीक है, कहते हैं ना घड़ियां गिन रहे थे भाई, तुम आए नहीं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? विरुद्धार्थी का मतलब विलोम शब्द दर्शाता है। सबल, दयालु, अच्छा, या बदन। बहुत आसान है, क्रूर, क्रूर का दयालु होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडिती, पंडिताइन, पंडित पत्नी, पंडिती। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि पंडित का स्त्रीलिंग बी ऑप्शन पंडिताइन होता है, तो 19वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 20वां है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। खा लिया है, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, या पूर्ण भूतकाल। चलिए देख लेते हैं। देखिए, काल की अगर बात करी जाए तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि जहाँ क्रिया समाप्त ना हुई हो और हम भूतकाल में चले आए तो वो क्रिया अपूर्ण रह जाती है। ठीक है, जैसे पढ़ रहा था।
ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है कि एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है, पहली क्रिया नहीं हो सकी इसलिए दूसरी भी नहीं हो सकी। अगर यही होता कि तुम मेरे साथ चलते तो आम खा लेते, तो हेतु हेतु मत हो जाता। अब पूर्ण भूतकाल की बात करी जाए, जहाँ क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मैंने आम खा लिया था, अगर था आता तो ये हो जाता आपका पूर्ण भूतकाल। अब आसन भूतकाल की, आसन का अर्थ होता है निकट, अर्थात जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे मैंने आम खा लिया है, तो ये अभी अभी खाया है, इसीलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा, आसन भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। हाँ जी, दिलचस्प, दास्ता, रोचक या सुहावना। मनोहर बताइए। हाँ जी, मनोहर का अर्थ होता है सुहावना। ठीक है, आज बड़ा मनोहर मौसम है, आज बड़ा सुहावना मौसम है, तो 21वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर आप हिंदी व्याकरण का प्रमाणित अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो प्रमाणित व्याकरणाचार्यों के आधार पर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, किसी टीचर से वैसे मैं नहीं पढ़ा हूँ, किताबों से ही अध्ययन किया है, प्रमाणित रचनाकारों को पढ़ा है, उसी से थोड़ा बहुत मुझे व्याकरण का ज्ञान हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक आपको ज्ञान यहीं मिलेगा। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। यानी कि ये पूछ रहा है कि पराजय एवं माला दोनों के लिए एक हम कौन से शब्द का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जीत, हार, माला या जय। अब पराजय को माला तो बोला नहीं जाता, पराजय को जय नहीं बोला जाता और जीत नहीं बोला जाता। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की तरफ, हार। जैसे गले में कहते हैं ना माला, माला को हार भी कहते हैं और पराजय को भी हार कहते हैं, तो 22 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न है, हरिक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। ये हरिक नहीं है, ये हीरक है। ठीक है, हीरक, हीरक माने होता है हीरा। ठीक है, चलिए हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या यमक है। वैसे तो बहुत से लोग आपको YouTube पर ट्रिक बताते मिल जाएंगे, मैं आपको ट्रिक नहीं पढ़ाता, मैं आपको इसका अलंकार का बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप आसानी से अलंकारों को पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सासी से जहाँ आ जाए वहाँ उपमा होता है, कभी कभी याद रखिएगा गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सासी से वैसे तो आप आराम से इसको उपमा लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो वो देखिए। अगर यहाँ बात करी जाए यह उपमा क्यों है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, सामान्य सी बात है। या एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है। तो यहाँ की अगर बात करी जाए तो एक डाल के बारे में बात करी गई है कि एक जो डाली है वो चमकीले हीरे के जैसी हवा से तप करेगी। ठीक है, या कहा जाए माला का जाप करती है। कौन करती है, जो डाली है वो क्या करती है, अरे क्या हो गया ये जो कवि का अगर वर्णन है तो वो क्या कह रहे हैं, देखो यह डाली चमकीले हीरे जैसी हवा की माला से तप करेगी। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ उपमा है। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द है। अपकर्ष वो चालाक, उत्कर्ष, अपकर्ष या स्थिर, कौन सा ऑप्शन सही है। ये बहुत सरल है, कई बार पूछा गया है, तो बता दोगे आप 24वें का बी उत्कर्ष। चलिए 25वें प्रश्न पर, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विदुराइन, विदुरी, विधवा या विदुरनी। लगाइए ऑप्शन। वैसे अगर आपको बता दूं तो विदुर का अर्थ होता है जिसकी स्त्री मर गई हो। ठीक है, उसी को विदुर कहा जाता है। चलिए देखते हैं, तो सीधे सीधे जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, तो आप लगा दोगे 25वें का सी। चलिए 26वें प्रश्न पर चलते हैं। 26वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है।
शुद्ध नहीं है, याद रखिएगा, शुद्ध है और शुद्ध नहीं पढ़ लिया करिए, ये बहुत गड़बड़ करता है। चलिए देखते हैं। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। दूसरा है, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तीसरा, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सत्य हमेशा दिल से निकलता है। ये तो सही बात है भाई। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। अब लगाइए आप कि इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है। बहुत छोटी सी कमी है इसमें, बताऊंगा मैं अभी। हाँ जी, इनमें से जो शुद्ध नहीं है वो है वी। कैसे? कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित, कोई चीज़ नहीं होगा, कुछ चीज़, ठीक है। कई बार हम कुछ चीज़ से या किसी चीज़ से प्रेरित होकर, यहाँ कोई के स्थान पर किसी आएगा, ठीक है, कुछ नहीं, किसी, माफ़ कीजिएगा, किसी चीज़ से प्रेरित होकर, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया आपका, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 26 में का बी। चलिए 27वें पे चलते हैं। 27वां है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत रिक्त स्थान करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है, प्रचारित करता है। लगाइए आप। हाँ जी, सही बात है, मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, तो 27वें का ये हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल कवि है? सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, हरिऔध या भूषण? चलिए देख लेते हैं। देखिए ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं, और जो कवि भूषण है ये रीतिकाल के कवि हैं। तो 28वें का डी हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए वाक्यों में से कौन सा है? गायब हो जाना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना। बताइए आप। बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है और जानते भी हैं। 9 2 11, वो यहाँ से चोर 9 2 11 हो गया, अर्थात यहाँ से भाग गया। 29वें का सी। चलिए अब आगे गद्यांश पढ़ते हैं और इसके उत्तरों को देखते हैं। मैंने बताया आपको पहले गद्यांश पढ़िए, उसके बाद में उत्तर देना चाहिए। घर में घर के आदमी का सम्मान प्राय कम ही होता है, तभी तो कहा गया है कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वही दुनिया को समझता और नापता है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है, वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। घर का भेदी लंका ढाई का उदाहरण हमारे सामने है। जाहि निकारियो गेह ते, कसना भेद कही देह। यदि विभीषण ने रहस्य ना बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आचरण माना जाता है। जो लोग घर की चुकाने के दाव में रहते हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। हर माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने आचरणों से घर की लाज बनाए रखें, घर की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, घर परिवार का नाम ऊंचा करें। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रभाव और सम्मान भी व्यापक होता है। अब प्रश्न 30, घर के आदमी को घर के बाहर करना खतरनाक भी होता है, क्यों? अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो बाहर कर सकता है रहस्य को। तो 30वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31वां देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम। व्यापक मतलब बड़ा और संकुचित का मतलब छोटा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां क्या है कि प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रतिष्ठा, सौभाग्य, प्रभावी, सम्मान या धन्य? हाँ जी, 32वें का यहाँ पर सी ऑप्शन सम्मान सही हो जाएगा। चलिए 33वां, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। 33वां प्रश्न, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। हाँ जी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पुनरुक्ति शब्द बना है पुनः धन उक्ति से। पुनः मतलब बार बार और उक्ति मतलब कथन। जहाँ एक ही अर्थ में किसी शब्द की लगातार आवृत्ति हो, यानी कि एक साथ में, जैसे लाल लाल आया है, एक साथ में आवृत्ति हो तो वह पुनरुक्ति प्रकाश होता है। वैसे एक अनुप्रास का लाटा अनुप्रास भी होता है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु अर्थ समान होता है, वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। और इसमें क्या अंतर है कि पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द लगातार आएगा, ठीक है, और अर्थ समान होंगे। लाल लाल, जैसे एक उदाहरण दूं, डाल डाल पर बैठे बेहक कुछ,
डाल डाल, तो डाल डाल जो आया एक साथ में आया, तो यह कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश, 33 में का ए। चलिए 34वां, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्यिक साधना किसकी कृति है? राम विलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये है राम विलास शर्मा जी की। इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 में। एक बहुत बड़े आलोचक थे। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न, रीति का बहुवचन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? रीतियाँ, रीतियाँ, रीति और रीतियाँ। चलिए देखिए, इनमें से चारों ही ऑप्शन गलत हैं। रीति शब्द का जो बहुवचन होता है वो होता है री ती, अरे पेन नहीं चल रहा, रीतियाँ। ठीक है, क्या होगा, रीतियाँ। बड़ी ई की मात्रा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रीतियाँ नहीं हो जाता, रीतियाँ ही रहता है। और ये ता पर छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्रबिंदी, तो रीतियाँ होता है। इसमें से चारों ही ऑप्शन गलत हैं। चलिए 36वां, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी, काशी। आप आराम से बता सकते हो, विनय पत्रिका बहुत फेमस है, इसलिए ये तो कई बार पूछा गया है। 37वां प्रश्न, मैं छुपाना जानता तो, हाँ जी, इस प्रश्न में 37वें में एक जगह पर रिक्त स्थान और है। मुझे, मुझे के बाद में यह रिक्त स्थान और है। मैं छुपाना जानता तो रिक्त स्थान मुझे, रिक्त स्थान समझता ही। ठीक है, ये है कथन, एक बार और सुन लीजिए। मैं छुपाना जानता तो रिक्त स्थान मुझे, रिक्त स्थान समझता ही। दिए गए विकल्पों में सही शब्द भरिए। मित्र धूर्त, नीच भिखारी, जग साधु, लोग पशु। हाँ जी, लगाइए, बहुत आसान है। हाँ जी, देखिए, मैं छुपाना जानता तो जग, यानी कि सी ऑप्शन लेके चलते हैं, जग मुझे साधु समझता ही। ठीक है, छुपा लेता बातों को तो मुझे जग साधु कह ही देता। 38वां प्रश्न, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प उचित है? खोपड़ी खुजलाना, खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी खाना या खोपड़ी मारना। हाँ जी, बताइए। प्रश्न करके परेशान करना, इसमें सही है आपका खोपड़ी खाना। क्यों मेरी खोपड़ी खा रहे हो? ठीक है, तो 38 में का सी। 39वां, अनुशासन सफलता की क्या है? जड़ है, उन्नति है, कुंजी है, प्रगति। आराम से लगा लोगे, कुंजी है। अब आते हैं 40वें प्रश्न पर। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। इस प्रश्न पत्र को अगर मैं इस किताब के हिसाब से लगाऊंगा तो उन्होंने गलत उत्तर लगा रखा है। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, आपने लगा लिया, आप समझते हैं। देखिए, बेताल 25 ही है, बेताल 25 नहीं है। अगर 25 होता तो पूर्ण संख्यावाचक हो जाता। ठीक है, और मैंने बता चुका हूँ, पहले भेद से पहले उपभेद लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्यावाचक का भी भेद होता है समुदायवाचक, समूह का। ये जो 25 ही शब्द है, ये 25 का समूह कहलाता है। ठीक है, 25 समान चीज़ों के समूह को 25 ही कहा जाता है। तो बेताल की 25 कहानियों के समूह को बेताल 25 ही नाम, किताब है एक आती है बेताल 25 ही, तो इसमें 25 कहानियों का समूह है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, समुदायवाचक। ठीक है, समुदाय संख्यावाचक। तो 40 में का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि और प्रश्नों को भी, और प्रश्न पत्रों को मैं लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।